साथियों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान की। जो हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान की थर्ड लेसन की बात करने जा रहे हैं। और यह लेसन जो हमारी 10वीं बेस पे आई हुई भर्ती है पशु परीक्षक की, उसकी दृष्टि से बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस लेसन का नाम है इतिहास को जानने का स्रोत। कि जो हमारा इतिहास था उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं और किस तरीके से हमें पता लगता है कि इतिहास में ये घटना हुई थी। क्योंकि उस समय में कोई लिखित किताबें नहीं थी, तो हमें किस प्रकार से पता चलता है कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं, किन किन स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो इसकी हम चर्चा करते हैं इस क्लास के अंदर। तो इतिहास को जो जानने के स्रोत है वो दो भागों में बांटे गए हैं। इतिहास को जानने के जो स्रोत है वो कितने भागों में बांटे गए हैं? दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है अभिलेख। इनके माध्यम से हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे इसके अंदर। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का जो इतिहास है वो हमें पता लगता है, किन स्रोतों की वजह से हमें पता लगता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है अभिलेख। इनके माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि जो इतिहास है वो किस प्रकार से बना था और उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, लोगों का जीवन कैसा था, राजा महाराजा का जीवन काल कैसा था, उनके बारे में वर्णन करेंगे। उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। तो इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन स्रोत की। प्राचीन काल में वह स्रोत जिन्हें हम उन घटनाओं और संदर्भों को समझने के लिए किया जाता है। क्या है? प्राचीन काल में वह स्रोत जिन्हें हम उन घटनाओं और संदर्भों को समझने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? प्राचीन स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन काल में वह स्रोत जिन्हें हम उन घटनाओं और संदर्भों को समझने के लिए करते हैं। प्राचीन काल में वह स्रोत जिनका उपयोग हम उन घटनाओं और संदर्भों को समझने के लिए करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत मुख्यतः क्या होते हैं? स्मारक हो गए, स्मारक, कलाकृतियां, स्मारक तथा कलाकृतियां जो उत्खनन होती है, जो हमें जमीन से मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब बात करते हैं अभिलेखों की। ये हम शिलालेख, पट्टिकाएं और बड़े बड़े पत्थरों, खंडों और स्तंभों पर, भवनों पर, दीवारों पर, मूर्तियों पर और प्रतिमाओं पर, स्तूप, मठों और तालाबों, खेलों, खड़ियों और शिलाओं
ताम्रपत्र उत्कीर्ण दिखते हैं उसे क्या कहते हैं? हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि एक बड़ा सारा पत्थर और उस पे कुछ लिखा हुआ है, या बड़ा सारी जो कोई मूर्ति है या कोई स्तंभ है उस पर किसी भाषा में, किसी लिपि में क्या हुआ है, लिखा हुआ है, वो क्या कहलाता है? वो अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। ये हम शिलालेख, शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब होता है लिखना। शिलालेख, पत्थर की पट्टिकाएं, की पट्टिकाएं, पत्थर की पट्टिकाएं, बड़े बड़े पत्थर, स्तंभों और भवनों, स्तंभों और भवनों, दीवार, मूर्तियां, दीवार और मूर्तियां, और ताम्र उत्कीर्ण पर मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? कोई बड़े सारे पत्थर या किसी पर किसी प्रकार का क्या हुआ, लिखा हुआ, हमें बड़े बड़े पत्थरों पर, स्तंभों पर, दीवारों पर जो हमें लिखा हुआ मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो इतिहास को जानने के मुख्यतः दो स्रोत हैं, कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख। इनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिलेखों की उपयोगिता, कि ये जो अभिलेख हैं वो हमारे किस प्रकार से काम आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभिलेखों की उपयोगिता, कि जो इतिहास को जानने में जो अभिलेख हैं उनकी क्या उपयोगिता है। इसमें गद्य और पद दोनों शैलियों में क्या लिखे होते हैं? अभिलेखों को लिखा जाता है। और इसमें शासकों, अभिजात वर्गों, लोगों, जो आम लोग नहीं है, जो खास लोग हैं, रानियों, राजकुमारों और सामंतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ हमें तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एक मैं आगे बात बता दूं कि नोट, प्रशंसा के लिए लिखे जाने वाले अभिलेख, प्रशंसा के लिए लिखे जाने वाले अभिलेखों को क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहा जाता है। जो राजा या रानी या सामंतों की अगर तारीफ के बारे में बात करें, उनकी प्रशंसा की जाती है, उन अभिलेखों को क्या कहा जाता है? उन अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों की। जो राजस्थान के अंदर जो प्रमुख अभिलेख हैं उनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख, प्रमुख अभिलेख, राजस्थान के अगर प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो नगरी का अभिलेख, कसवां अभिलेख, गटियाला अभिलेख, कसवां अभिलेख, गटियाला अभिलेख,
किराडू का अभिलेख, किराडू है बाड़मेर के अंदर। और नांदसा का अभिलेख, नानसा का अभिलेख, बरनाला यूप अभिलेख, अभिलेख और समोली का अभिलेख, सामोली का अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये क्या करते हैं, उस समय की राजनीति, धार्मिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था तथा युद्धों के बारे में जानकारी देते हैं। बारे में जानकारी देते हैं। जो ये अभिलेख है, नगरी का अभिलेख है, कस्बा का अभिलेख है, गटियाला का अभिलेख है, किराडू का अभिलेख है, नानसा का अभिलेख है, बरनाला यूप अभिलेख है, ये सारे के सारे जो अभिलेख हैं ये हमें उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और युद्धों के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। अब बात करें चौहानों के इतिहास की। अगर हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो हमें गटियाला और बिजोलिया के अभिलेखों से मिलती है। चौहानों के इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो हमें गटियाला और बिजोलिया अभिलेखों से प्राप्त होती है। और बात करें रावल समर सिंह की, तो रावल समर सिंह की जो जानकारी है वो चीरवा के अभिलेख से मिलती है। रावल समर सिंह के इतिहास की जानकारी चीरवा का अभिलेख, चीरवा के अभिलेख से रावल समर सिंह की क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। बात करें स्मारक की कि राजस्थान के अंदर स्मारकों की बात करें तो कौन कौन से स्मारक हैं, ये तो हो गया हमारे अभिलेख। नेक्स्ट बात करते हैं स्मारक की। स्मारक की बात करें तो चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़, तारागढ़, इसके अलावा भवनों, भवनों, राजमहलों,
मठ, चैत्य स्तूप, मंदिर, मंदिर, समाधि तथा बावड़ियों से। ये हमारे क्या है, राजस्थान के प्रमुख स्मारक हैं। और इसमें हमें धार्मिक विश्वास और उपासना की पद्धति की जानकारी मिलती है। इससे हमें धार्मिक विश्वास और उपासना की जानकारी मिलती है। स्मारकों से हमें धार्मिक विश्वास और उपासना की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा की। राजस्थान के अंदर जो हमें मुद्रा मिलती है उसकी बात करते हैं। मुद्राएं राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी मिलती है मुद्राओं से। राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी हमें मुद्राओं के माध्यम से मिलती है। इस पर अंकित भाषा, लिपि, सन और संवत और धातु की शुद्धता, सिक्कों, राज्यों की शक्ति के भी क्या है, ये सूचक हैं। बात करें इस पर अंकित भाषा, लिपि, सन, संवत, धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता, राज्यों की शक्ति, की जानकारी सिक्कों से मिलती है, मुद्राओं से। और अब हम सिक्कों की बात करते हैं कि किस किस जगह से, कौन कौन सी जगह से हमें सिक्के प्राप्त हुए थे। तो हमें आहड़ से, रेड टोंक से, बैरट से, रंग महल, हनुमानगढ़ के अंदर है रंग महल, सांबर से, इनसे प्राप्त जो सिक्के मिलते हैं, इनसे प्राप्त जो सिक्के मिलते हैं, इसमें क्षत्रपों, जिसे हम शक सामत कहते हैं, क्षत्रपों, मालवों, चौहानों और गुहिलों, चौहानों और गुहिलों के वंशों के बारे में पता चलता है। हमें चौहानों, गुहिलों और वंशों के बारे में क्या करता है, हमें पता चलता है कि इनके वंश के। नेक्स्ट बात करते हैं बर्तनों और कलाकृतियों की।
तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कलाकृति की, बर्तनों और कलाकृति की। बर्तनों और कलाकृति की बात करें तो बर्तनों और कलाकृति की बात करें तो उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि से प्राप्त हुए हैं, और खंभों पर जो खुदाई की गई है और किवाड़ों पर जो कारीगरी की गई है उसे देखने, उससे हमें वहाँ की कारीगरी आदि की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। हमें ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर कलाकृतियों में पॉलिश और काल उत्कृष्ट के कला को दर्शाते हैं। बर्तनों की जो कलाकृति है उस पर उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तनों आदि से जो प्राप्त हुए खंभों पर खुदाई किवाड़ों पर कलाकृति आदि से आदि हमें कलाकृति दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के अनेक स्थानों पर मृदभांड, प्याले और धूपदानियां और रकबियां और धूप पात्र मिले हैं। राजस्थान में हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस आगे लेसन की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।